चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग सबसे पहले। ठीक है। और थोड़ा सा लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से इस टेस्ट के डिस्कशन को जो है आप सभी के लिए ऑफलाइन मोड में वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो यह जो है किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 37 के द्वारा जो है यह बात बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यह जो है संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 में अनुच्छेद की बात करते हैं, टोटल 36 से 51 अनुच्छेद है, जिसमें अनुच्छेद 36 में बताया गया है राज्यों की परिभाषा जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अकॉर्डिंग राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में, और 37 में क्या है, इसे न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है। राज्य के निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है? तो जल की अस्थायी कठोरता के कारण यदि हम बात करते हैं तो अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है अस्थायी कठोरता। इसी में अगर यह अस्थायी की यदि हम बात करते हैं तो अस्थायी कठोरता का जो है कारण होता है सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो अस्थायी कठोरता का कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल में जो है क्या डालने पर जो है अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर कर दिया जाता है, तो उसके लिए जो हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा था वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था? तो परिसीमन के अधीन मतदान कराने वाला पहला राज्य की यदि हम बात करते हैं तो वह पहला राज्य आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। हम बात करते हैं कर्नाटक ये जो है, तो कर्नाटक के साथ साथ जो है परिसीमन के अधीन जो है मतदान, तो परिसीमन की बात करते हैं तो परिसीमन का गठन जो है सबसे पहले कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कब हुआ था परिसीमन का गठन जो है? सर्वप्रथम 1952 में हुआ था। कब? 1952 में हुआ था। इसके बाद दूसरा परिसीमन का गठन 1962 में हुआ था, और तीसरा की बात करते हैं 1973 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि 52, 62, 72 नहीं समझना है, तीसरा है 73 हो जाएगा। ठीक है, और चौथा की यदि हम बात करते हैं तो 2002 में जो है चौथे परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। पूछा जाता है कि अब तक कुल कितने परिसीमन का गठन किया जा चुका है? परिसीमन आयोग का गठन तो टोटल 4 बार, जिसमें से ये भी कहा गया है कि नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीट और जो है और पुराने या नए से पहले जो है पहले आरक्षित सीट कितना था? तो पहले आरक्षित सीट की बात करते हैं जिसमें एससी और एसटी के आरक्षण की बात की जाती है। तो इसमें क्या है, पहले जो है कितना सीट था? एससी के लिए 79 था और एसटी के लिए कितना था? 41 था। और जब परिसीमन का गठन हो गया उसके बाद का जो सीट हो गया कितना? तो 79 से बढ़कर 84 हो गया और 41 से बढ़कर जो है 47 हो गया। ये ध्यान रखना है। चलिए, अब बात करते हैं अनारक्षित सीटों की संख्या टोटल है कितना? तो अनारक्षित सीटों की टोटल संख्या जो है वह 412 है। कितना है? 412 है। परिसीमन आयोग का गठन जो है की बात करते हैं, परिसीमन आयोग 2002 का गठन जो है किस तिथि को हुआ था? तो परिसीमन आयोग 2002, ये 2004 लिखा गया, सॉरी 2002 होगा। 2002 का गठन जो है कब हुआ था? तो 12 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई को जो है गठन हुआ था। 12 जुलाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, जो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी की यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यांगसी नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई की यदि हम बात करें तो 6300 किलोमीटर जो है यांगसी नदी की लंबाई है। कितना है? 6300 किलोमीटर। और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या माँ? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि तीसरी है तो पहला और दूसरा कौन कौन आता है? तो पहला नदी की बात करते हैं, अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। और दूसरे की स्थान पे बात यदि हम करते हैं, अमेजन के साथ साथ जो अमेजन नदी वैसे बहती है दक्षिण अमेरिका में बहती है, और दूसरे स्थान पे नील नदी है। क्या है? नील नदी। और नील नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है। क्या बहती है? अफ्रीका। मिस्र का देन जो है नील को ही कहा जाता, नील नदी को ही कहा जाता है मिस्र। ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं गंगा। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की यदि हम बात करें 2525 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई है। कितना है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर जो है गंगा की लंबाई है। और गंगा जो है इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। गंगा नदी निकलती कहाँ से? तो गोमुख हिमानी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमानी से निकलती है। इसके साथ साथ मिसिसिपी नदी की बात करते हैं। मिसिसिपी नदी जो है विश्व का जो है मिसिसिपी नदी जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। मिसिसिपी नदी किसका? विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। मिसिसिपी नदी जो है यह पक्षीपात डेल्टा भी बनाने का काम करती है। होंगो नदी की बात करते हैं, या चीन का शोक जो है किसे कहा जाता है? होंगो नदी को ही कहा जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा नहीं है? देखते हैं। संजय धोबरी मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली एमपी में ही है। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। और बोर जो है यह टाइगर रिजर्व जो है यह महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। इसके साथ यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र में टोटल कुल कितने जो है टाइगर रिजर्व है, तो महाराष्ट्र में टोटल 6 टाइगर रिजर्व है। और इसके साथ साथ जो है कौन कौन है ये भी देख लेते हैं। तो 6 महाराष्ट्र में टोटल बोलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला है 1 नंबर पे मेलघाट बाघ रिजर्व आता है, दूसरा पेंच आता है, तीसरा तडोबा, और चौथा सह्याद्री, पांचवा नवेगांव टाइगर रिजर्व, और पांचवा छठा जो है ये बोर आपका हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है मध्य प्रदेश में कितना है? मध्य प्रदेश में भी टोटल 6 टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। किस राज्य को? मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है। मध्य प्रदेश में 3 तो यहाँ पे दिख रहा है, संजय धोबरी, कान्हा और बांधवगढ़। 3 की बात यदि हम करते हैं तो पन्ना, सतपुरा और जो है पेंच। ठीक है। पन्ना, सतपुरा और पेंच, ये जो है अगर पेंच की बात करते हैं तो पेंच दोनों स्टेट में पड़ जाता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ जो है महाराष्ट्र में भी पड़ता है। इसकी भी ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय जो है या वियना में है। कहाँ है? वियना में है। लग्जमबर्ग की बात करते हैं। लग्जमबर्ग किसका मुख्यालय है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग है। ठीक है। जेनेवा की बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ये सभी का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा पड़ता है। इसके साथ साथ उच्च शरणार्थी आयोग का भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा ही है। वाशिंगटन डीसी जो है या अमेरिकी राज्यों का जो है संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है? यानी भारत में कौन सी पर्वत चोटी है? तो भारत में देखते हैं अन्नपूर्णा कहाँ पड़ता है? अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है। इसके साथ अन्नपूर्णा के साथ साथ मकालू की यदि हम बात करते हैं तो मकालू पर्वत चोटी यह कहाँ पड़ती है? तो मकालू सॉरी नेपाल और चीन के बॉर्डर पे स्थित पड़ जाता है मकालू। और इसके साथ कामेट की यदि हम बात करते हैं तो कामेट यह उत्तराखंड के जो है कौन से चमोली जिले में स्थित है कामेट पर्वत। ठीक है। और नमचा बर्मा की यदि बात करते हैं तो यह तिब्बत में स्थित है। चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉमेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री जो थे वो आर्यभट्ट थे। और आर्यभट्ट के द्वारा जो है शून्य का आविष्कार भी किया गया था। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक था एक आर्यभट्टियम था। क्या था? आर्यभट्टियम। और एक था सूर्य सिद्धांतिका। क्या था? सूर्य सिद्धांतिका। ये दोनों पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया था? आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। बराहमिहिर की यदि हम बात करते हैं तो बराहमिहिर के द्वारा जो है लघु जातक नामक पुस्तक लिखा गया था। क्या लिखा गया था? लघु जातक। और जातक में आप सभी लोगों को पता होगा क्या है मिलता है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जो है जातक नामक ग्रंथ में मिलती है। तो बराहमिहिर के द्वारा जो है लघु जातक नामक पुस्तक लिखा गया था। इसके साथ बृहद संहिता के भी लेखक कौन है? बराहमिहिर है। ब्रह्मगुप्त की यदि हम बात करते हैं तो ब्रह्मगुप्त जो थे यह जो खगोल वैज्ञानिक थे, खगोल वैज्ञानिक, इन्हें इन्हें जो है नक्षत्र वैज्ञानिक के रूप में भी जाना जाता है। कि जो है गुप्त युग का जो है महान नक्षत्र वैज्ञानिक कौन था? ब्रह्मगुप्त था। भास्कराचार्य की बात करते हैं तो भास्कर प्रथम है। भास्कराचार्य के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखा गया था लीलावती। क्या लिखा गया था? लीलावती लिखा गया था। और लीलावती किस पुस्तक यानी किस विषय से संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। किससे संबंधित है? गणित से संबंधित। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो यह फ्लोरेंस के जो है संरचनात्मक परिवार का सदस्य है।
फ्लोरीन एक 60 कार्बन वाला एक कार्बन का अपरूप होता है। क्या होता है? 60 कार्बन वाला एक कार्बन का अपरूप होता है फ्लोरीन। ठीक है, इसके साथ यदि अगर बात करते हैं, इसका उपयोग जो है अर्धचालक के रूप में भी किया जाता है, स्नेहक के रूप में भी किया जाता है, उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, और विद्युत तार बनाने में जो है इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं हम, किसका? फ्लोरीन का। आगे बात करते हैं अनुरूपों में ट्यूब का आकार जो भी होता है, और ट्यूबर आकार को ही नैनो ट्यूब बोला जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो बौद्ध धर्म का नियम तथा आचरण जो है यह किस पुस्तक में संग्रहित है? यह जो है विनय पिटक में है। किस पुस्तक में है? विनय पिटक में। और विनय पिटक की यदि हम बात करते हैं, विनय पिटक की यदि बात करते हैं तो किनके द्वारा लिखा गया था? तो उपाली के द्वारा जो है विनय पिटक लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? उपाली के द्वारा लिखा गया था। सूत पिटक की यदि बात करते हैं तो आनंद के द्वारा जो है सूत पिटक की रचना की गई थी। किसके द्वारा? आनंद के द्वारा किया गया था। और जातक की यदि हम बात करते हैं तो जातक में गौतम बुद्ध के जो है पूर्व जन्म की कहानी मिलती है। किसके कहानी? पूर्व जन्म के बारे में जो है जानकारी कहाँ से मिलता है? जातक में मिलता है। और अभिधम पिटक की यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है बौद्ध के जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी जो है किस पुस्तक में? अभिधम पिटक में है। और अभिधम पिटक की रचना की बात करते हैं तो किसके द्वारा? मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोगलीपुत्र तीस के द्वारा जो है किया गया था। सूत पिटक में क्या है? तो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन जो है सूत पिटक में ही है। विनय पिटक में बौद्ध नियम आचरण से संबंधित जानकारी विनय पिटक में मिलता है। और बौद्ध धर्म में प्रवेश का न्यूनतम आयु जो है वह कितना वर्ष है? 15 वर्ष है। ये भी ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म में प्रवेश का न्यूनतम आयु जो है कितना है? 15 वर्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए थे? ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्का जो है यह इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था। और इल्तुतमिश जो है कब बैठा था गद्दी पर? तो 1211 में बैठा था, यानी 1210 से लेकर 1236 तक जो है इल्तुतमिश का कार्यकाल है। कब से कब तक? 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश का कार्यकाल, जिसमें यदि हम बात करते हैं इल्तुतमिश जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके जो है लाहौर से कहाँ बनाया था? लाहौर से जो है दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित किया था। कहाँ से? लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसके साथ साथ इल्तुतमिश के द्वारा जो है तुर्क ए चहलगानी नामक संस्था का भी गठन किया गया था, जिसमें टोटल 40 तुर्क सरदारों का जो है यह दल था। ठीक है, और जिसका विनाश करने का काम जो है बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। और बलबन यही शासक है जिसके द्वारा सिजदा एवं पैबोस प्रथा की भी शुरुआत किया गया था। किसका? सिजदा एवं पैबोस प्रथा। पैबोस प्रथा। और इसके साथ साथ जो है लक्त एवं अपने विरोधियों के प्रति जो है रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति जो है रक्त एवं लौह की नीति को लागू करने वाला भी शासक कौन था? बलबन था। इसके साथ साथ बलबन के द्वारा जो है एक पारसी धर्म का जो है प्रसिद्ध त्योहार है, कौन सा? नवरोज। ठीक है, नवरोज उत्सव जो है किसके द्वारा? तो यह जो है बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप सभी को पता होगा दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिस पर प्रथम वंश की स्थापना किया था, जिसका नाम क्या था? गुलाम वंश था। क्या कौन सा वंश था? गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था? तो 1206 में किया था। कब? 1206। और 1206 से लेकर 1210 तक बेचारा शासन किया था। 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिरकर। जो एक खेल है चौगान पोलो खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इनके बाद जो है इन्हीं का दास गुलाम जो है इल्तुतमिश सत्ता की बागडोर को संभालता है। चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है जो दिल्ली की गद्दी पर यानी खिलजी वंश के में जो है कब बैठा था? तो खिलजी वंश का स्थापना अगर बोले तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक खिलजी वंश का अगर माने तो अलाउद्दीन खिलजी को ही मानते हैं। और अगर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। ये भी ध्यान रखना है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में जो है अपने चाचा यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवाकर जो है गद्दी पे बैठा था 1296 में। और कब तक रहा था? 1316 तक जो है यह गद्दी पे बैठा रहा। इनके द्वारा जो है बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं, ठीक है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया था। चलिए, तो यहां तक तो लाइव में ही डिस्कस करवाए थे। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12।
12 नंबर में क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे, कौन बने हैं? तो लोकसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष जो है वह बने थे 12वीं लोकसभा में ही बने थे, और 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे जीएमसी बालयोगी थे। कौन थे? जीएमसी बालयोगी जो है 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक, आगे बात करते हैं वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, जो कि वर्तमान में क्या लोकसभा चल रहा है? तो 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और 18वीं के साथ साथ 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष जो है ओम बिरला ही थे। बात करते हैं बलराम जाखड़ का, तो बलराम जाखड़ जो है यह 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। क्या का 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है बलराम जाखड़ थे। सोमनाथ चटर्जी जो है यह 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। क्या? सोमनाथ चटर्जी 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष। और अगर 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमार थी, जो कि क्या 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष की यदि हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? चलिए, तो देखते हैं प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि जो कौन थे। बहुत ही आसान प्रश्न है। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अनंत शयनम अयंगर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, चलिए, तो जीएमसी वालीयोगी क्या में हो जाएंगे? आपका 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, 15वीं हो गया 14वीं सोमनाथ चटर्जी, 15वीं मीरा कुमार हो गए जो कि प्रथम महिला, और 16वीं की यदि हम बात करते हैं तो 16वीं सुमित्रा महाजन, और 17वीं 18वीं तो अभी देख ही रहे हैं ओम बिरला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है यह सबसे पहले जो है इनका संबंध किस नृत्य से था? तो इनका नृत्य जो है दो नृत्य से संबंधित है। दो नृत्य में ही एक्सपर्ट थी, एक भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है किस नृत्य से है? तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि या तो भरतनाट्यम मिलेगा या तो कुचिपुड़ी मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों है तो दोनों का दोनों हो जाएंगे। और इन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2016 में दिया गया था। कब दिया गया था? पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2016 में दिया गया था। और इन्हें पद्म श्री भी मिला था। और पद्म श्री कब मिला था? इन्हें 1968 में जो है पद्म श्री मिला था। 2001 में बात करते पद्म भूषण मिला था, और विभूषण 2016 में मिला था। इनका एक आत्मकथा है। आत्मकथा का नाम क्या है? तो ए पैशन फॉर डांस। किनकी आत्मकथा है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का आत्मकथा है। और हाल ही ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्यों बनते हैं? तो हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है, जो कि 3 अगस्त 2024 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विश्व प्रसिद्ध सोने की खान कालगुरली किस देश में स्थित है? तो कालगुरली सोने की खान जो है यह किस देश में स्थित है? यह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कालगुरली और गुलगार्डी, ठीक है, ये खान कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का खोज जो है ओबेल तस्मान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ओबेल तस्मान के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की गई थी, ओबेल तस्मान के द्वारा। ठीक है, ओबेल तस्मान के द्वारा किया गया था। इस महाद्वीप में टोटल देश की संख्या पूछा जाता है कि देश की संख्या कितना है? तो 22 देश है। कितने देश है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में टोटल देशों की संख्या कितना है? 22 है। ऑस्ट्रेलिया की विख्यात सोने का खान जो है कालगुरली गुलगार्डी जो है वहां पे पॉपुलर है। दो खान है जो सोने के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो है यह विश्व का जो है विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश भी है। कौन सा? मेरिनो ऊन का जो है प्रमुख उत्पादक देश भी है। इस महाद्वीप का जो है प्रमुख मरुस्थल की यदि बात करते हैं तो गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल जो है कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल जो है कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। इसके साथ साथ बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फिलिस के रूप में भी जाना जाता है, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो है द लैंड ऑफ कंगारू के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, या प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। तो बहुत सारे इसके उपनाम हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन में। वेल्लोर विद्रोह जो है कब हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह की बात करते हैं यह 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में जो है वेल्लोर विद्रोह हुआ था। देखते क्वेश्चन नंबर 16 है। कहलगांव सीसा उद्योग केंद्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो कहलगांव सीसा उद्योग केंद्र जो है यह कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। कहलगांव कहाँ है? बिहार में। ठीक है, आगे आप लोग को बताना है कि कहलगांव जो है बिहार के किस जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला घास का मैदान जो वह प्रेयरीज है। कौन सा है? प्रेयरीज है। उत्तरी अमेरिका का जो है शीतोष्ण घास का मैदान को जो है प्रेरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रेयरी के नाम से जानते हैं शीतोष्ण घास के मैदान को। ठीक है, और अगला देखते हैं एसटीपी की बात करते हैं। तो एसटीपी जो है यह किस देश का है? तो यह यूरोप और एशिया यूरेशिया
की बोलते हैं इसको, तो यूरोप और एशिया दोनों का है एसटीपी। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं पंपास का, बात करते हैं तो अर्जेंटीना का जो है हृदय के रूप में जाना जाता है पंपास को। ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। डाउन्स की बात करते हैं तो यह डाउन जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल क्या है, डाउन्स है। जैसे एक दो और घास स्थल जान लीजिए, कैंटबरी जो कि न्यूजीलैंड में है, पुस्ताज बोलते हैं तो हंगरी में पड़ता है। ठीक है, वेल्ड बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका का जो है। तो इस इस तरह से जो है घास स्थल भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी से भाग निकले थे? ब्रिटिश की निगरानी से जो है सुभाष चंद्र बोस जो है किस वर्ष भाग निकले थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1941 में यह भाग गए थे। कब भागे थे? 1941 में। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे 1 मई 1939 को किए थे। कब किए थे? 1 मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसके साथ बात करते हैं स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन जो है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। अस्थायी सरकार का गठन कब? तो 21 अक्टूबर 1943 को अस्थायी सरकार का गठन जो है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं तो 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस जो है को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति भी बना दिया गया था। आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किन्हें बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। कब? 1943 में। और इसके साथ साथ आजाद हिंद सरकार का जो गठन जो है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया जाता है, 1943 में किया जाता है। आजाद हिंद फौज की यदि हम बात करते हैं तो आजाद हिंद फौज जो है किनके मन का उपज था? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन का उपज था। किसके मन का उपज था? कैप्टन मोहन सिंह के मन का उपज था। चलिए आगे बात करते हैं। 8 नवंबर 1943 को जापान में ने जो है अंडमान और निकोबार द्वीप जो है द्वीप समूह को नेताजी को सौंप दिए थे। कब? तो 8 नवंबर 1943 को जापान ने जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो था उसको नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। और बाद में आगे चल के नेताजी जो है इसका नाम क्या रखे थे? तो अंडमान द्वीप को जो है शहीद द्वीप के रूप में और निकोबार को जो है स्वराज द्वीप के रूप में जो है इनका नाम दिए थे। चलिए आगे देखते हैं नेताजी का जन्म की यदि हम बात करते हैं 23 जनवरी 1897 को, जो पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब 23 जनवरी को जो है इनका जन्म हुआ था। कब? 1897। ठीक है, और इनकी मृत्यु होती है 18 अगस्त 1945 की हवाई जहाज दुर्घटना में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। किसमें? हवाई जहाज दुर्घटना में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 18 अगस्त 1945 को। और इनको जो है नेताजी की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो है नेताजी की उपाधि दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है शहीदी दिवस कब मनाया था? तो 22 सितंबर 1944 को जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है शहीदी दिवस मनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एशियाई खेलों में कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में मान्यता कब दिया गया था? तो एशियाई खेलों में जो है कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में मान्यता जो है कब दिया गया था? तो राइट आंसर की बात करते हैं 1990 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। कबड्डी को 11वें एशियाई खेल बीजिंग में जो है 1990 में जो है शामिल किया गया था। 2025 में एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन जो है चीन में होगा। कहाँ होगा? 2025 में एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ होगा? चीन में होगा। इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कब से कब तक होगा? 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में होगा। 7 फरवरी 14 से 14 फरवरी 2025 को होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है सलाल जल विद्युत पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो सलाल जल विद्युत पावर स्टेशन जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। बगलिहार परियोजना भी चिनाब नदी पर ही है। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना भी चिनाब नदी पर है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, देखते हैं। और यह जो है किस राज्य में पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? JNK में पड़ता है। ठीक है, तुलबुल परियोजना जो है यह झेलम नदी पे स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर? झेलम नदी पर स्थित है। आगे बात करते हैं। सिंधु नदी पर कोई परियोजना उतना पॉपुलर है नहीं और है भी नहीं मेरी समझ से। भाखड़ा नंगल की बात कर, सतलज नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भाखड़ा नंगल परियोजना भी सतलज नदी पर है। इसके सरहिंद परियोजना है। ठीक है, इसके साथ साथ नाथपा झाकरी है। ठीक है, तो ये सभी कहाँ है? सतलज नदी पर स्थित है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 21। वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्तांतरित हुई थी? तो वर्साई की संधि की यदि हम बात करते हैं 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुआ था। कब हुआ था? 28 जून 1919 को जो है 28 जून डेट भी ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए डेट पूछा जा सकता है आपसे।
तो 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुआ था वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 की समाप्ति जो है किस संधि के तहत हुआ था, तो वर्साई की संधि के तहत ही समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में टोटल देशों की संख्या कितना था, 37 देश था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टोटल 71 देश शामिल हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश शामिल हुए थे, 37 देश भाग लिए थे। और प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वह वुडरो विल्सन थे। कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। और प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो लॉयड जॉर्ज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, लॉयड जॉर्ज हो जाएंगे। ठीक है, और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पुलिस और लोक व्यवस्था संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य के विषय है। यानी पुलिस और लोक व्यवस्था जो है यह संविधान की किस अनुसूची के तहत जो है राज्य के विषय है। यानी कहने का मतलब एक क्वेश्चन तो साफ हो गया कि पुलिस और लोक व्यवस्था यह किस सूची का विषय है, तो यह राज्य सूची का विषय है। और यह बातें संविधान के किस अनुसूची में बताया गया है, तो 7वीं अनुसूची में बताया गया है। टोटल कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची है, जिसमें से 7वीं अनुसूची में ये बातें बताई गई है। इसके साथ यदि हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े जो है अनुसूची है वह 5वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है। अनुसूचित यानी पहला ऑप्शन दिख रहा है, तो सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार। तो 5वीं अनुसूची क्या, तो अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान जो है 5वीं अनुसूची, जो कि अनुच्छेद 244 के 1 के अकॉर्डिंग है। कब, अनुच्छेद किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 244 के 1 के अकॉर्डिंग है। आगे बात करते हैं संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, जो कि अनुच्छेद 246 में बताया गया। किसमें बताया गया है, 246 में बताया गया है संघ, राज्य और समवर्ती सूची के बारे में, तीनों सूची के बारे में। और कैवी अनुसूची में, तो अनुसूची 7वीं में। आपको आगे दिख रहा है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में जो है किसके बारे में बताया गया है, तो पंचायतों को सशक्त व उत्तरदायित्व के लिए निर्धारित किए गए हैं। 8वीं अनुसूची छूट गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा है। ठीक है, 9वीं की यदि हम बात करते हैं तो 9वीं में जो है भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ठीक है, अगर 10वीं की यदि हम बात करते हैं तो ठीक है, 10वीं दल बदल आपका ऑप्शन में दिख भी रहा है, दल बदल से संबंधित है। 11वीं आपको नगर पालिका नगर निगम हो जाएंगे, और सॉरी 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित हो जाएगा। और 12वीं की यदि हम बात करते हैं तो नगर पालिका नगर निगम से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बिहार सरकार की बात यदि हम करते हैं तो बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति कब अपनाई गई थी। तो बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति जो है यह कब अपनाई गई थी, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपका 22 मार्च 2015 को जो है महिला सशक्तिकरण जो है अपनाई गई थी बिहार राज्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो आर्य समाज का स्थापना हुआ कब था, 1875 में। और आपसे पूछा जा रहा है 1875 में जो है भारत के वायसराय कौन थे। तो 1872 से 76 तक जो है नाली नार्थबुक, यानी नार्थबुक जो है लॉर्ड नार्थबुक हो जाएंगे राइट आंसर। 72 कब से कब तक, 1872 से लेके 1876 तक जो है कौन थे, नार्थबुक रहे हैं। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं लेंसडाउन का बात करते हैं तो 1886 से लेकर 94 तक जो है लॉर्ड, सॉरी 88 से लेकर 94 तक जो है लॉर्ड लेंसडाउन रहे हैं। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं 1899 से लेकर 1905 तक रहे हैं लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखना ये कार्य, जैसे आपसे पूछा गया आर्य समाज का स्थापना के समय कौन था, लॉर्ड नार्थबुक था। इसी तरह से आपसे किसी और चीजों के स्थापना के समय पूछा जा सकता है, आपको इसे भी पता रहेगा तभी जाके आप सही कर पाएंगे। लॉर्ड डलहौजी की यदि हम बात करते हैं तो डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक, 1848 से लेके 1856 तक जो है लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है मानव नेत्र का रंग नेत्र के किस भाग में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। तो मानव नेत्र का जो है रंग जो है नेत्र के किस भाग में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। परितारिका पे ही निर्धारित होती है नेत्र का रंग। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 में कहा जाए इनमें से कौन पारे का मिश्र धातु है। तो पारे की मिश्र धातु की यदि हम बात करते हैं तो अमलगम जो है यह किसका मिश्र धातु है, पारा का मिश्र धातु है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 यानी 46 हो जाएगा। आगे देखते हैं 42, तो गेहूं में गुणसूत्र कितना पाया जाता है? 42 पाया जाता है। खरगोश में यदि हम बात करते हैं तो 44 गुणसूत्र रहता है, ठीक है। और 48 दिख रहा है चिंपैंजी में, आलू में, तंबाकू में, ये सभी में कितना है? 48 गुणसूत्र होता है। एक घोड़ा में ध्यान रखना है 64 होता है और कबूतर में 80 होता है। घोड़ा में कितना? 64 और कबूतर में कितना? 80। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, आधुनिक आवर्त सारणी की यदि हम बात करते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है उपधातुओं की स्थिति क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति जो है क्या है? तो उपधातु किधर रहता है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो उपधातु जो है यह सारणी के जो है आवर्त सारणी के मध्य में स्थित होता है। क्या? उपधातु। देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में जो है धातुओं को तालिका के बाईं ओर रखा गया है, बाईं ओर जो है धातु को रखा गया है, ठीक है। और दाहिने और जो है अधातु को रखा गया है और उपधातु को जो है बीच में रखा गया। एकदम ध्यान रखना है इस चीजों को कि जो है बाईं और किसे रखा गया है? तो धातु को। दाईं और किसे रखा गया है? अधातु को। और बीच में उपधातु को रखा गया है। अभी तक लगभग जो है 118 तत्व जो है ज्ञात हैं, जिसमें से केवल 92 जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। ध्यान रखना अब तक टोटल कितना? 118 तत्व ज्ञात है, जिसमें 92 जो है प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो मोसले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा दिया गया था। कब? तो 1913 में। कब? 1913 में जो है आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया, ठीक है। और इसके तहत जो है आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त की संख्या जो टोटल 7 था और वर्ग कितना था? 9 था। और उपवर्ग सहित यदि हम बात करते हैं तो टोटल वर्ग जो है 18 हो जाता है, यानी 7 वर्ग, ठीक, सॉरी, हाँ, आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 9 और उपवर्ग को अगर कैलकुलेट करते हैं टोटल 9 होता है। टोटल मिला दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 18। तो यानी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आवर्त कितना है? 7 है, वर्ग कितना है? तो 18। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करता है। तो अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करने की यदि बात करते हैं तो वह अम्ल है एसिटोबैक्टर। सॉरी, वह सूक्ष्म जीव कौन सा है? एसिटोबैक्टर है, जो अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, एम कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना है? तो एम कोश में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करते हैं तो वह कितना है? 18। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में कहा जा रहा है, गलत तरीके से मिलान किए गए विकल्प का चयन करना है। तो यानी कार्य जो है या कैसी राशि, अदिश राशि है या नहीं है, इसके बारे में बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो कार्य कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है, यह बिल्कुल सही है। बल कैसी राशि है? तो बल जो है अदिश नहीं होकर बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि सदिश राशि का परिभाषा ही होता है, क्या होता है? तो जिसमें जो है यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की भी बात करते हैं। तो अगर हम बल लगाएंगे तो किस दिशा में, जिस दिशा में बल लगाएंगे वस्तु में मूवमेंट यानी चेंजिंग जो है उसी दिशा में होगी। तो इसीलिए बल जो है कैसी है? राशि सदिश राशि है। उष्मा की बात करते हैं, उष्मा अदिश राशि है। आवेग संवेग जो है यह सब कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 32 में। 32 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा अंग जो है व्हेल का मुख्य श्वसन अंग होता है? यानी व्हेल का मुख्य श्वसन अंग की बात करते हैं तो कौन सा मुख्य अंग होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेफड़ा। व्हेल का श्वसन का मुख्य अंग जो होता है वह फेफड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश में जो है पराग का उत्पादन होता है। किस में होता है? पराग कोश में जो है पराग का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत की बात करते हैं तो वह थर्मल जो है या गैर नवीकरणीय स्रोत है। आपको हाइडल, सौर, पवन ये सभी जो है कैसा है? नवीकरणीय स्रोत है, लेकिन थर्मल जो है यह गैर नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत की बात करते हैं, ऊर्जा जो नवीकरणीय, ये ऊर्जा प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है। नवीकरणीय किससे मिलता है? प्राकृतिक से मिलता है, ठीक है। जैसे कि आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापीय, बायोमास, ये सभी जो है किसके उदाहरण में आता है? नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटियम आप सभी को पता है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक है, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर।
36 है। आवेग संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो संवेग का एसआई संवेग बराबर होता क्या है? सबसे पहले तो वेग गुने द्रव्यमान होता है। संवेग बराबर क्या होता है? वेग गुने द्रव्यमान, यानी p बराबर mv होता है। ठीक है, संवेग एक कैसी राशि है? थोड़ी देर पहले बताए थे, सदिश राशि है। ये भी ध्यान रखना है, संवेग का बीमा अगर पूछा जाए तो mlt इनवर्स हो जाता है। क्या होता है? mlt इनवर्स जो है संवेग का बीमा हो जाता है। और संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अभी आपसे पूछा गया संवेग का ऐसा मात्रक क्या है, तो ऐसा मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आप यहां से भी आप बीमा को फाइंड कर सकते हैं, डायमेंशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो निम्न में से कौन सा रोग राइनो वायरस के कारण होता है? तो राइनो वायरस के कारण जो होने वाला रोग जो है वह रोग कौन सा है? तो सामान्य जुकाम जो होता है यह राइनो वायरस के कारण होता है। जुकाम जो होता है यह राइनो वायरस के कारण होता है। आगे 38 है, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग जो है आयोडीन के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन के रूप में जो किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? लेमिनेरिया का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? लेमिनेरिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? सॉरी। प्लाज्मा झिल्ली शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो 39 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले ऊपर क्वेश्चन देख रहे थे ना। किस सवाल का प्रयोग आयोडीन के रूप में किया जाता है? लेमिनेरिया सवाल का प्रयोग जो है आयोडीन के रूप में किया जाता है। इसके साथ भोजन के रूप में किस किस सवाल का प्रयोग करते हैं? तो लेमिनेरिया के साथ साथ नॉस्टक सवाल का प्रयोग करते हैं। और सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ध्यान देते जाना है, एक एक हर एक बात में क्वेश्चन से ही है। ठीक है, चलिए। आयोडीन बनाने में प्रयुक्त सवाल जो है लेमिनेरिया होता है, फ्यूकस होता है, इसके साथ साथ जो है एक्लोनियम एक्लोनिया भी होता है, जिससे आयोडीन बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? प्लाज्मा झिल्ली जो है यह जे क्यू फ्लोबे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जे क्यू फ्लोबे के द्वारा जो है प्लाज्मा झिल्ली शब्द दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन से वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाने वाले वन की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, शंकुधारी वन हो जाएगा। शंकुधारी वन जो है राइट आंसर, जो कि उत्तरी गोलार्ध के जो है उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो ताइगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो शंकुधारी वन को ताइगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है रहती है? तो 2011 के अकॉर्डिंग जो है कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में? तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? तो 68.8% जो है लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42, भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष जारी किया गया था? तो प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की बात करते हैं तो यह कब जारी किया गया था? 1952 में जारी किया गया था। कब किया गया था? 1952 में जारी किया गया था। आगे बात करते हैं 43 है, 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन जो है कितने चरणों में हुआ था? तो 1991 भारतीय रुपयों का अवमूल्यन जो हुआ था यह कितने चरण में हुआ था? तो यह जो है दो चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? दो चरण में हुआ था। और 1991 के अवमूल्यन के समय प्रधानमंत्री जो थे वह नरसिम्हा राव थे। ये भी ध्यान रखना, प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, 44 में कहा गया है, पिवोटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पिवोटिंग शब्द जो है यह किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। किस खेल से? बास्केटबॉल से। और कहा जाता है बास्केटबॉल का आविष्कार जो है जेम्स स्मिथ ने जो है 1891 में अमेरिका में किया था। किसके द्वारा? जेम्स स्मिथ के द्वारा जो है 1891 में अमेरिका में किया गया था। ठीक है, चलिए। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या भी पूछा जाता है तो हम लोग याद किए थे एक बार, जो छिट्टा में 5 गो। बास्केट मतलब क्या होता है? टोकरी होता है। टोकरी को गांव की भाषा में क्या बोलते हैं?
छिट्टा बोलते हैं। तो इसीलिए छिट्टा में 5 गो, यानी टोकरी में 5 गो। तो इससे ये ध्यान रखना, बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी की संख्या होता है, 5 गो होता है। वॉलीबॉल में कितना होता है, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। ठीक है। और वॉलीबॉल खेल का जन्म जो है कहाँ हुआ था, यूएसए में हुआ था, यूएसए में हुआ था। आगे बात करते हैं बैडमिंटन का, तो बैडमिंटन का जन्म जो है, विकास जो है इंग्लैंड में माना जाता है। कहाँ, इंग्लैंड में माना जाता है। ठीक है। आगे तो हॉकी की बात करते हैं, तो हॉकी का जो है, हॉकी बात करें तो हॉकी मैच का अवधि जो है 70 मिनट की होती है, और हॉकी में खिलाड़ी की संख्या 11 होता है। ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी है हॉकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सी नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा भीमा, जो है यह गंगा की सहायक नदी है। बाकी घाघरा, रामगंगा, यमुना, ये सभी गंगा की सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया था। इस रिलेटेड पहले ही डिस्कस हो चुकी थी, कब, 1875 में किए थे। इनके समय में किए थे वायसराय, उस समय कौन थे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक वायसराय थे। आगे 47 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को की मान्यता से संबंधित है। यानी मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा के अधिकार की मान्यता से संबंधित है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए होता है। क्या आ जाएगा, अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा। ये कब, किस क्या में संविधान संशोधन के द्वारा, तो ध्यान रखना ये भी 86वें संविधान संशोधन जो है वो कब आया था, 2002 में आया था। और इसकी के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। कब, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और इसे अनुच्छेद 21 के ए के तहत जो है जोड़ा गया। ठीक है। अनुच्छेद 21 में सीधा क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और इसके साथ साथ जो है अनुच्छेद 51 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 51 में क्या है, तो विदेश नीति की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 51 में है। और 51 ए की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है अनुच्छेद 51 के ए में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 48 नंबर क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था। तो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड सुएज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, एडवर्ड सुएज के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। तो प्रकाश की चाल जो है वह किस पर निर्भर करती है, तो प्रकाश के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, यह सेट जो है बिहार दरोगा का सेट है। और टेस्ट को जो भी साथी हमारे, ये टेस्ट जो है डेली टेस्ट जो है पेड ग्रुप में ही चलती है। ठीक है, ऑफलाइन तो चलती ही है। और उसके साथ साथ जो भी साथी समस्तीपुर नहीं आ सकते उनके लिए जो है पीडीएफ, एक पर डे जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके लिए व्हाट्सएप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मात्र सिर्फ बिहार दरोगा के टेस्ट के लिए मात्र 49 देना है। और सभी टेस्ट का पीडीएफ यदि आप चाहते हैं कि जो डेली टेस्ट चलती है बिहार एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, ये सभी का टेस्ट यदि का पीडीएफ यदि आपको चाहिए, तो 99 रुपीज का जो है पे करके आप स्क्रीन शेयर करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जो भी साथी बाहर है, जो समस्तीपुर नहीं पहुंच सकते, उन साथियों के लिए बहुत ही बेहतर है। और इतना ना कॉल आ रहा था, पर डे समझिए 10-20 कॉल आ ही जाते थे कि सर हमको क्वेश्चन चाहिए, जैसे भी करके हमें डेली चाहिए। वीकली टेस्ट का पीडीएफ तो फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती थी टेलीग्राम पे, लेकिन इसके लिए जो है आपको कम से कम मेंटेनेंस के लिए 49 रुपीज जो है आपको पे करने होंगे। ठीक है, तो चलिए जो भी साथी इच्छुक होंगे वो साथी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। तो अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो परमाणु की त्रिज्या की यदि हम बात करते हैं 10 का पावर -10 मीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, 10 का पावर 10 -10 मीटर जो है परमाणु का त्रिज्या होता है। रदरफोर्ड ने जो है गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन जो है परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है कि किसने बताया था कि नाभिक का आयतन जो है परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है। यह रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया था। और रदरफोर्ड यह बताया था कि परमाणु की त्रिज्या जो है -10 का पावर -10 मीटर होता है। और नाभिक की त्रिज्या की बात करते हैं तो 10 का पावर -15 मीटर होता है नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, 51।
51 में कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी का गठन जो है किस वर्ष किया गया था। तो आम आदमी पार्टी का गठन जो है किस वर्ष किया गया था, तो यह 2012 में किया गया था। ऐसा करते हैं, सेशन कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा मेरे समझ से लगता है, 50 क्वेश्चन का ही रहने दे। 50-50 का 2 पार्ट कर देते हैं, नहीं चलिए कंटिन्यू आज इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी का गठन जो है किस वर्ष हुआ था, 2012 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, ट्विटर किसने संस्थापित किया था। तो इससे पहले आम आदमी पार्टी के बारे में देख लेते हैं कुछ, इसका चुनाव चिन्ह जान लीजिए क्या है, इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू। ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह क्या हो जाएगा, झाड़ू छाप हो जाएगा। बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। कब हुआ था, बीजेपी का स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। और इसका चुनाव चिन्ह की बात करते हैं, कमल। इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 और चुनाव चिन्ह की बात करते हैं पंजा यानी हाथ छाप। बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं, चुनाव चिन्ह क्या है, हाथी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह हंसिया हथौड़ा तारा हो जाएगा। नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी का इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। आगे वर्तमान में जो है कितने राजनीतिक दलों को जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त है। तो टोटल 6 दल है, राजनीतिक दल है जिन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त है। जिस 6 में सभी 6 को आप सभी अभी सुने होंगे। पहला तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा की बात करते हैं बीजेपी, ध्यान रखिए। आम आदमी पार्टी ध्यान रखिए, 3 तो ऐसे हो गया। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया हथौड़ा तारा हो गया। और इसके साथ साथ नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी जिसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है। चलिए, ट्विटर किसने संस्थापित किया था। तो ट्विटर की बात करते हैं तो यह जो है इवान विलियम्स ने जो है ट्विटर को स्थापित किया था। किसने, इवान विलियम्स। आगे बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो धर्मी नहीं है। तो रेडियो धर्मी तत्व कौन सा नहीं है, यह बताना है। ट्विटर की वर्तमान में सीईओ लिंडा याकारिनो है। कौन है, लिंडा याकारिनो जो है ट्विटर के वर्तमान में सीईओ है। और यूट्यूब का नील मोहन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था 53 नंबर, क्या था कि कौन सा तत्व जो है रेडियो धर्मी नहीं है। तो रेडियो धर्मी तत्व नहीं है, वह है जर्कोनियम। जर्कोनियम तत्व है, यह रेडियो धर्मी नहीं है। आगे 54 है, गोदाई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो गोदाई महाराज का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से था, तबला से संबंधित थे। गोदाई महाराज किस यंत्र से संबंधित, वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तबला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, तबला वादन से संबंधित कलाकार जो है, कुछ कलाकार हैं उनको, जैसे जाकिर हुसैन बहुत पॉपुलर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह रखा खां हो गए, किशन महाराज हो गए, लतीफ़ खां, ये सभी तबला से संबंधित थे। संतूर में जान लीजिए भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा, 2 ही व्यक्ति जो है संतूर से संबंधित है, भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा। ठीक है, सितार की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर हो जाएंगे। इनके साथ साथ यदि बात करते हैं विलायत खां हो जाएंगे, शाहिद परवेज हो जाएंगे, निखिल बनर्जी हो जाएंगे जो सितार से संबंधित है। वायलिन की बात करते हैं, वायलिन से संबंधित था विष्णु गोविंद जोग, संगीता राजन, ये जो है वायलिन से संबंधित है। देखते क्वेश्चन नंबर 55, पांडा किस कुल का पशु होता है। पांडा जो है किस कुल का पशु होता है, तो यह भालू कुल का पशु होता है। किसका होता है, भालू कुल का पशु होता है पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, महात्मा गांधी की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है। तो महात्मा गांधी की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो है वह पटना में स्थित है, पटना में स्थित है। और पटना के किस जगह पे स्थित है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। पटना के किस जगह पे स्थित है, आप सभी कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 9 संतरे का देखिए, तो इसको बनाने का साधारण सा तरीका है, 9 संतरे का विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय यानी सेलिंग प्राइस एसपी लिख देते हैं। ठीक है, कहा गया 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस यानी सीपी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यानी 3 SP बराबर कितना हो जाएगा, 4 CP हो जाएगा। और आप चाहते रेशियो फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, इधर SP कितना 4 और CP कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब CP 3 है, क्रय मूल्य 3 रुपया, और SP कितना है 4 रुपया। यानी कहने का 3 की वस्तु कितना बेच रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं। कितना का फायदा, 1 का फायदा, कितना पर, 3 पर। और इसी को प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 1/3 का मतलब कितना, 33.1/3%, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? तो जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये बातें बिल्कुल सही है, और यह कहने वाले व्यक्ति थे जॉन लॉक। लॉक के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो जिप्सम का उपयोग जो है क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जो है जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जो है जिप्सम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है किसके रोकथाम के लिए? तो टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। टिटनेस किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। टिटनेस किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा जो है होता है, जीवाणु जनित रोग है टिटनेस। और टिटनेस के अंतिम अवस्था को लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्लास्ट्रीडियम जीवाणु के नाम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। टिटनेस से प्रभावित अंग की बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है। और टीबी से प्रभावित अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। ठीक है। टाइफाइड से प्रभावित अंग आंत होता है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसको चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो परिधि 88 यानी 2 पाई आर बराबर कितना? 88 है। 2 से काटिए, 22 44 दूना 88 हो जाएगा। 22/7 होता है, 22/7 यानी ये ध्यान रखना है। तो 22 दूना 44, 7 दूना 14 यानी आर का मान कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 62 में कहा जा रहा है लुप्त पद को चुनना है आपको। 62 में क्या है? लुप्त पद को चुनना है। तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं CFIL। तो देखिए 3 6 9 12, आगे क्या आना चाहिए? 15, और 15वां स्थान पे क्या आता है? ओ आता है। तो वो देखिए कौन कौन से ऑप्शन में पहला है, चौथा है, तो बाकी ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। आगे है 16 19 3 22 3 25 3 28 होना चाहिए। 28 में क्या आ जाएगा? 26 2 28 यानी बी आ जाएगा। तो बी देखिए दोनों में है। चलिए दोनों को लेके चलते हैं। आगे देखते हैं कि 11 3 14 3 17 3 20 3 23, और 23 होता है क्या? डब्ल्यू होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? OBW। 63 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़े नेटवर्क निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो वह नेटवर्क निर्माण के लिए प्रसिद्ध शासक जो है वो FST है, फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है। और पहली बार नहर का निर्माण करने वाले दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश का शासनकाल की बात करते हैं तो 1320 से 1398 देता है, और उसे 1414 तक जाता है। 1320 से 1320 में स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। ठीक है। और 1325 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और 1325 से आगे चल के जो है इसके जो शासक बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक बनते हैं। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक आते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 1320 से लेके 1414 तक जो है 1414 तक चलता है, किसका शासनकाल चलता है? तुगलक वंश का शासन चलता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, वह शासक हमारे फिरोज शाह तुगलक है, जो इस प्रश्न के आंसर भी है। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के शासन में ही था, इसलिए दास विभाग का स्थापना भी यही किया था। ठीक है। इसके साथ ही यदि हम बात करते हैं ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाले भी शासक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक ही थे, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है, ए ने अपनी घड़ी 190 रुपया में बेची, इस प्रकार 5% का घाटा हुआ, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है? आप समझ सकते हैं 190 में बेचने पर क्या है? 5% का घाटा हुआ है। इसका मतलब क्या है? तो अगर कोई भी चीज क्रय मूल्य कितना 100% होता है, यानी खरीद कॉस्ट प्राइस 100%, 5% घाटा लगा के बेचा, कितना में बेचा? 95% में बेचा। और बेचा है रुपया में कितना? 190 में बेचा, 190 में बेचा है। तो 95 की वैल्यू 190, तो 100 की वैल्यू कितना? 95 दूना 190 ना। तो 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू कितना? 200। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 200 रुपया आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? एक पंक्ति में अमन बाएं से 20वें और दाएं से 21वें स्थान पर है, इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? आपको देखिए 20 और 21 बाएं दाएं से आपको दिया गया है, तो इसमें अगर टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या करते हैं? 1 कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ संख्या निकल जाता है। 21 20 कितना हो जाएगा? 41 में से 1 घटाइए, कितना? टोटल 40 लोग इस पंक्ति में शामिल होंगे।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग कैसा होता है? जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग जो होता है वह सफेद रंग होता है। कैसा रंग होता है? सफेद रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, लिम्फोसाइट मानव शरीर के किस अंग में बनते हैं? तो लिम्फोसाइट जो है मानव शरीर के किस अंग में बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस उपाय को सबसे अधिक तरल माना जाता है? तो ये प्रश्न बहुत ही इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में खास करके देखने को मिल जाते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा पूर्ति का मांग जो है वो टोटल 4 रूपों में किया गया है। M1, M2, M3 और M4 के रूपों में मापी जाती है। किसमें? M1, M2, M3, M4 के रूप में मापी जाती है, जिसमें जो है मुद्रा पूर्ति जो है M1 का जो है संकुचित तथा सबसे महत्वपूर्ण मापक होता है। सबसे संकुचित और सबसे महत्वपूर्ण मापक की बात करते हैं तो वह कौन होता है? M1 होता है। और आपका अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उपाय को सबसे अधिक तरल माना जाता है। तो ये बात तो तरल तो है नहीं। M3 मुद्रा जो होता है वह क्या होता है? व्यापक मुद्रा। अच्छा, अभी आपका क्वेश्चन क्या था? जो आपूर्ति के निम्नलिखित में से किस उपाय को सबसे अधिक तरल माना जाता है? तो M1 मुद्रा जो है यह सबसे तरल संकुचित मतलब ही तरल होता है। संकुचित तथा महत्वपूर्ण मापक जो है M1 हो जाएगा। M3 की बात करते हैं तो M3 जो है मुद्रा का व्यापक मात्रक है। कौन है? मुद्रा पूर्ति का व्यापक मात्रक है M3। M1 सबसे तरल और मुद्रा एवं M4 जो है सबसे कम तरल मुद्रा जो है M4 होता है। सबसे कम तरल क्या होता है? M4 होता है। ठीक है, और M3 मुद्रा माप की सबसे साधारण रूप भी है। और तरलता के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो M1, M2, M3, M4 ऐसे होता है। तो सबसे अधिक तरल M1, इसके बाद M2 होता है और इसके बाद M3, M4 इस तरह इस क्रम में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। जब घड़ी में 3:40 होता है तो घंटे और मिनट की सुई जो है के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है? तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल निकालने का एक साधारण सा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। 30 गुने घंटा बराबर 11/2 मिनट होता है। 30 गुने घंटा बराबर 11/2 मिनट। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। घंटा की जगह पे रख दीजिए कितना? 3 रख दीजिए। ठीक है, मिनट की जगह पे कितना रख दीजिए? 40 रख दीजिए। 0 0 काट दीजिए आराम से। ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि कितना आता है? 130 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं? तो भारत के वित्त मंत्री कौन नहीं रहे हैं? तो वी.के. कृष्ण मेनन जो है यह भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। यशवंत सिन्हा, अरुण जेटली, टी.टी. कृष्णमाचारी ये सभी जो है भारत के वित्त मंत्री रहे हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, मुगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मुगा रेशम जो है यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह असम से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। भारत एक देश ऐसा देश है जहां रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन भी होता है। यानी भारत देश में कितना? रेशम का 4 किस्म है और चारों का चारों उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे मूंगा रेशम उत्पादन में जो है यानी भारत को जो है एकाधिकार प्राप्त है। मूंगा के मामले में जो है एकाधिकार प्राप्त है। रेशम के चारों प्रकार जो है वह कौन कौन से होते हैं इसको भी ध्यान रखना जरूरी है। सहतूती, ईरी, तसर और मूंगा, ये 4 प्रकार है। सहतूती, तसर, ईरी और मूंगा, ये चारों प्रकार के रेशम जो है भारत में पाए जाते हैं। इसके साथ बात करते हैं रेशम उत्पादनों में जो है प्रथम राज्य जो है वह कर्नाटक राज्य है। कौन सा राज्य है प्रथम उत्पादन में? कर्नाटक। रेशम के उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक। आगे बात करते हैं, भारत चीन के बाद जो है विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक देश है। और विश्व में जो है द्वितीय रेशम उत्पादक देश कौन हो जाएगा? जो भारत हो जाएगा। पहले स्थान पे चीन आता है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो है यह कहाँ पड़ता है? मैसूर में पड़ता है। रेशम प्रशिक्षण संस्थान जो है कहाँ है? मैसूर में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान जो है यह मेहंदी पाथर में पड़ता है, जो कि मेघालय में है। इसके साथ साथ बात करते हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान जो है यह रांची झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रांची झारखंड में पड़ता है। ठीक है, इसके साथ यदि हम बात करते हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान संस्थान जो रांची झारखंड हो गया। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है कब हुआ था? सिल्क बोर्ड का स्थापना 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। आगे 72 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस की यदि हम बात करते हैं तो सभी को पता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। इसी में दिवस में देख लीजिए कुछ और दिवस दिया गया, जैसे 5 जून दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं।
5 सितंबर दिया गया है, तो शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। 29 जून अगर रहता तो 29 जुलाई है, 29 जून रहता तो सांख्यिकी दिवस मनाते। 22 मई विविधता दिवस। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से सिक्किम की आधिकारिक भाषा है? तो सिक्किम की आधिकारिक भाषा की बात करते हैं, लेप्चा एक जनजाति भी है और लेप्चा एक भाषा भी है जो सिक्किम की आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 74 है, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण किसने किया था? तो माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक का अनावरण जो है ये किसके द्वारा किया गया था? गौरी खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गौरी खान के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रीजनिंग को देखते हैं कैसे बना। 2 तिया 6 24 पंचे 120, ऐसे ही है ना। 2 तिया 6 3 तिया 9 36 पंचे 180, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यह 3 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी? तो देखिए, जिसमें हम मैथ में पढ़ा रहा था उस समय ये सब क्वेश्चन को बच्चे देखते थे, सीधा एक लाइन में आंसर डालते थे। कैसे? तो 36 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकेंड होता है, 10 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी 1 घंटा में 36 किलोमीटर जाता है, तो 1 मिनट में जो है वह 10 मीटर जाएगा। कैसे? तो क्योंकि देखिए 5/18 से या 18/5 का काम करते थे, इसका मतलब होता है 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, या फिर 5 मीटर पर सेकेंड बराबर 18 किलोमीटर पर आवर होता है। तो 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, तो 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 10 मीटर, 3 मिनट है मतलब क्या? 180 सेकेंड है। 180 सेकेंड में कितना? एक जीरो और बैठा दीजिए, यानी कितना मीटर जाएगा? 1800 मीटर जाएगा। राइट आंसर 1800 मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो है इसे पेन उन लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। जो बच्चे देखते हैं सॉल्व करेंगे तो इसको अब कन्वर्ट करके करेंगे, फिर स्पीड इंटू टाइम निकालेंगे, तो इस टाइप से करने में थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगता है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी जो है यह किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह इटली के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? इटली के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो मिसेज वर्ल्ड जो है सरगम कौशल किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? राइट आंसर जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किस कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। आगे 79 है, भारत के किस राज्य में जो है भारत के किस राज्य में जो है ड्री उत्सव मनाया जाता है? तो ड्री उत्सव की बात करते हैं या किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बिहू की बात करते हैं, बिहू असम में मनाया जाता है, यानी असम में क्या बिहू उत्सव है। नोकरेक की बात करते हैं, नोकरेम यह मेघालय में मनाया जाता है, और संगाई मणिपुर में मनाया जाता है। सभी राज्य का एक एक उत्सव आपको पता चल गया। ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में मनाया जाने वाला नोकरेम, ठीक है। असम में क्या है? बिहू असम में, और मणिपुर की बात करते हैं, संगाई महोत्सव जो है मणिपुर में। आगे 80 नंबर क्वेश्चन है, तिलोत्तमा सेन किस खेल से संबंधित है? तो तिलोत्तमा सेन की बात करते हैं, यह शूटिंग से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं सभी का सभी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, नहीं तो पूछे जाने की संभावना जताई जा सकती है, इसलिए क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न आते हैं। आगे 81 नंबर है, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत के तहत कार्य के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो कार्य के अधिकार का उल्लेख की यदि हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 41 में जो है कार्य का जो है उल्लेख किया गया है, यानी कार्य के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 41 में। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो केपी शर्मा ओली की बात करते हैं तो यह चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के बने हैं। आगे 83 है, महिला एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? तो महिला एशिया कप 2024 जो है यह किस देश ने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। कौन सा जीता है? कि श्रीलंका जीता है। आगे 84 है, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम जो है क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है उसका नाम जो है क्या रखा गया है? तो गणतंत्र मंडप रखा गया। क्या रखा गया? गणतंत्र मंडप रखा गया है दरबार हॉल का नाम। आगे 85 है, वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का क्या रैंक है? तो पासपोर्ट सूचकांक 2024 में जो भारत का रैंक हो जाएगा वह क्या रैंक होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 82वां स्थान पे है पासपोर्ट सूचकांक में। आगे 86 नंबर, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक जो बने हैं वो विकास लखेरा बने हैं। कौन बने हैं? विकास लखेरा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। विकास लखेरा हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 87। पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में किया है। कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया है। आगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 88 है। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो ईरानी कप 2024 का खिताब जो है मुंबई के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? मुंबई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 है। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो वह रानी मुखर्जी हो जाएंगे। कौन? रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। आगे 90 नंबर है। महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है वह किस देश में? भारत के द्वारा किया गया है। किस देश के द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है? विभूति का पर्यायवाची की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ऐश्वर्य होता है। ऐश्वर्य इसका पर्यायवाची है। ठीक है। आगे बात करते हैं 92 है। रामकृष्ण में कौन सा समास है? तो रामकृष्ण की यदि हम बात करते हैं तो रामकृष्ण में कौन सा समास है? तो इसमें जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, यानी वॉइस आपको जो है में चेंज करना है। ये जो है तो कॉफी इज सिप्ड बाय मी, तो कॉफी इज ये पेसिव है तो इसमें आपको फाइंड करना है किसका एक्टिव वॉइस जो है क्या होगा। ठीक है। कॉफी इज सिप्ड बाय मी यानी कि जो है पेसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो आई क्या होना चाहिए इसका? आई सिप कॉफी, आई सिप कॉफी, तो इसी को जो है जो कॉफी इज सिप्ड बाय मी, तो आई सिप कॉफी होगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 93 ए हो जाएगा। आगे 94 है। तो मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जोड़ घटाव गुना भाग की तरह है। 256 की जगह पे क्या आ जाएगा? 16 का स्क्वायर 256 9। ठीक है। फिर 231, तो अब 231 क्या है? 200 इसमें आप ऐड कर सकते हैं। 231 9 40 और 16 256, 256 बाहर क्या निकलेगा? 16। राइट आंसर 16। आगे है 95। वी शुड बी यूज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लाउजेज। इंडिपेंडेंट सेपरेट क्लाउजेज के बारे में बताना है तो इसमें से कौन सा है? सेमी क्लॉन जो है या सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है। ये इंटर का ही सिलेबस है क्लाउज। आगे 96 है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक है? राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। कौन हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है कौन सी झील है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो बूलर झील है, जो कहाँ पड़ता है? JNK में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 98 है। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्राक्कलन समिति का गठन जो है पहली बार 1950 में किया गया था। आप सभी को बताना है प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। अगर होते हैं तो ये भी बताना है लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना जो है ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक है? 1985 से लेकर 1990 तक जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल है। इस पंचवर्षीय योजना में नारा था भोजन काम और उत्पादन। यह नारा दिया गया था भोजन काम और उत्पादन, 7वीं पंचवर्षीय योजना। आगे आपसे पूछा जा सकता है जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुआ किस वर्ष था? तो 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में हुआ था। ठीक है। इसके साथ साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी स्थापना जो है 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का स्थापना 1988 में हुआ था, क्योंकि यह सब 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आता है। क्या 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 आता है? तो आपको जवाहर रोजगार योजना 89, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87, ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 88, और इसके साथ साथ सेवी का भी स्थापना जो है ये 12 अप्रैल 1988 को ही हुआ था, जो कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हुआ था, दौरान ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 100 नंबर। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो ब्राह्मण को जो दान देते थे उस भूमि को क्या कहते थे? उसे अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। ठीक है। और ब्राह्मणों को सर्वाधिक भूमि दान में दिया गया था, यह गुप्त शासक ने ही दिया था। ठीक है।
और मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है गुप्त काल में ही हुआ था, इसलिए ध्यान रखना है। तो गुप्त काल में ब्राह्मण को दिए जाने वाले ब्रह्मदेह या फिर अग्रहार, ये दोनों आता है। ब्रह्मदेह है नहीं। शालाभोग विद्यालय के लिए जो भूमि दिया जाता था वो शालाभोग कहा जाता था। देवदान की बात करते हैं, देवदान मतलब जो भगवान को मंदिर के लिए दान दिया जाता था उसे देवदान। और बेलन वगाई जो है यह किसको दिया जाता था, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन आज का मोटिवेशनल पॉइंट है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल ही जाएगी। हौसले से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो इसी बात के साथ कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन जरूर आप सफल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी साथी चाहते हैं कि हमारे इस टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना, तो पेड बैच जो है टेस्ट सीरीज का मात्र 49 रुपीज़ में जो है अवेलेबल है। तो आप व्हाट्सएप पे जो है इस नंबर पे आप पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे तो आपको उस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन रिक्वेस्ट का ऑप्शन डाल सकते हैं। और पेमेंट वेरिफिकेशन ग्रुप में अगर सेंड करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड यानी वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो आप सिर्फ दरोगा के लिए 49 है। अगर आप चाहते नहीं बिहार एसएससी का भी हमें टेस्ट लगाना, टेस्ट सीरीज चाहिए तो 99 पे कर देंगे। एनटीपीसी का भी टेस्ट अगर चाहिए तो 99 में तीनों टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस मंथ के लिए ये ऑफर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।